हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं को करिकुलर के माइनर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए क्वालिफाई कोर्स है। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें और 75 मार्क्स का इसका पेपर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड यूनिट है इसकी बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं इस चैनल पर डाल चुकी हूँ, इसकी 2 यूनिट्स आप जाकर देख सकते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि किसी की भी शारीरिक भाषा और उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। जैसे कि खुशी जाहिर करने का हमारा तरीका अलग होता है। अगर कोई चिंता में है तो वो माथे पर हाथ रख लेता है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। मानव व्यवहार में शामिल है शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक हाव भाव, मौखिक क्रियाएं, ये सभी। सो मानव व्यवहार में ये सभी शामिल है, इनसे व्यवहार का पता चलता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि मानव व्यवहार किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सामाजिक शिक्षा, आनुवंशिकी, संस्कृति, ये सभी। यानी कि पेरेंट्स की जो जेनेटिक्स होती है सब इस पर भी निर्भर करता है। सामाजिक शिक्षा कैसी है किसी की और कहाँ की संस्कृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद दिया गया है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार को किन व्यापक शब्दों के साथ वर्णित किया है। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, यानी कि दोनों। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी है तो वो अकेला रहना पसंद करेगा, जबकि बहिर्मुखी है तो वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करेगा। दोनों होते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। व्यक्तिगत व्यवहार में शामिल हो सकते हैं आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्कूल में आपकी प्रेरणा, आपके शौक क्या हैं, या फिर सभी। तो सभी जो हैं ये हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। समूह व्यवहार में शामिल हो सकते हैं सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच नेतृत्व, एक समूह व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे बदलता है, या फिर सभी। इसमें हमारा सभी है। ऑप्शन डी इज राइट। विचार, भावना तथा व्यवहार का एक विशिष्ट रूप जो किसी व्यक्ति की चर्चा की व्यक्तिगत शैली को परिभाषित करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित है। संगठनात्मक व्यवहार किस पर केंद्रित होता है? व्यक्तिगत व्यवहार एवं समूह व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, भूमिकाएं या धारणा। तो भूमिकाएं जो होती हैं वो किसी व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है? व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित मानदंड, भूमिकाएं, समूह निर्माण या फिर धारणा। धारणा जो होती है वो व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित होती है कि किस धारणा या किस विचार का व्यक्ति है। सूचना तथा अनुभव से प्रेरित किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संदर्भित करता है? सूचना तथा अनुभव से प्रेरित। तो ये क्या कहलाएगा? सीखना। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन है। व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा मनोविज्ञान। ओके। उसके बाद दिया गया है कि समूह व्यवहार का अध्ययन है। समूह व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी। उसके बाद दिया गया है कि व्यक्तियों के एक दूसरे पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। तो व्यक्तियों के एक दूसरे पर क्या प्रभाव होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करता है सामाजिक मनोविज्ञान। आत्म जागरूकता क्या है? भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता, ये नहीं है। अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सचेत ज्ञान तथा समझ। तो ये होता है हमारी आत्म जागरूकता की एक डेफिनेशन। ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? यह दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह बेहतर निर्णय व व्यक्तिगत विकास का नेतृत्व करती है। ये जो हमारे बेहतर निर्णय व व्यक्तिगत विकास का नेतृत्व करती है। अगर हम आत्म जागरूक होंगे तो अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट। आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार कैसे बढ़ा सकती है? तो कैसे बढ़ा सकती है संचार को?
ध्यान दिया गया है कि व्यक्तियों को संवाद करने पर हावी होने के लिए प्रोत्साहित करना, हावी करने के लिए तो नहीं कहेंगे। किसी की संचार शैली तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझकर, ऑप्शन बी इज राइट। व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के दौरान आत्म जागरूकता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो व्यक्तिगत विकास हेतु शक्तियों तथा कमजोरियों की पहचान करना आत्म जागरूकता का एक उद्देश्य है। किसी के विचारों एवं भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है आत्मचिंतन। चिंतन में आत्म जागरूकता का प्रमुख कार्य क्या है? आत्मचिंतन तथा आत्मनिरीक्षण से बचना नहीं है, केवल स्वयं के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना ये भी गलत है। किसी की भावनाओं तथा विचारों को नजरअंदाज करना ये भी गलत है। स्वयं के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना ये सही है, चाहे हमारी उसमें गलतियां हो या फिर हमारी उसमें कोई खूबियां हो, दोनों को हमें स्वीकार करना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज राइट। ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान कर सकते हैं? भौतिक समृद्धि में वृद्धि कर व्यक्तियों को आत्मचिंतन से विचलित करके शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाकर किसी के विचारों एवं भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सो ऑप्शन डी इज राइट। व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे विकसित कर सकता है? कैसे विकसित कर सकता है? आत्मचिंतन तथा आत्मनिरीक्षण से बचकर, नहीं दूसरों से प्रतिक्रिया मांग कर। ये इसमें राइट है। सो ऑप्शन बी इज राइट। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बनाती है? दूसरों के कार्यों पर नियंत्रण रखने में, अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को समझने में, भविष्य का अनुमान लगाने में या दिमाग को पढ़ने में। तो अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को समझने में। ऑप्शन बी इज राइट। आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? इनके बीच क्या संबंध होता है कि आत्म जागरूकता अधिक सूचनापूर्ण एवं सुविचारित निर्णयों में योगदान करती है। सो ऑप्शन सी इज राइट। आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान में कैसे योगदान करती है? संघर्ष समाधान में कैसे योगदान करती है? असहमति के दौरान व्यक्ति को इनकी स्थिति एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करके। सो ऑप्शन ए इज राइट। किसी सिद्धांत ने व्यवहार की नींव रखी, यानी कि किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी? तो हमारे व्यवहारवाद जो है इसकी नींव रखी थी संबंधवाद ने। निम्न में से कौन सी एक चरित्र संबंधी विशेषता नहीं है? चरित्र संबंधी विशेषता नहीं, हमारी राजनैतिक उपलब्धता। व्यक्तियों के एक समूह के बारे में सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण क्या है? सामाजिक धारणा। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को इसकी अति आवश्यकता होती है। भाई वो कुछ इच्छा कर रहा है चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो उसको उपलब्धि भी प्राप्त होना जरूरी है। समूहों के उपलब्ध संबंध में सामान्यतः निम्न में से कौन सा सत्य है? एक समूह की पहचान उसके सदस्यों की स्वतंत्रता से होती है। एक समूह में सामान्यतः निश्चित भूमिकाओं की संरचना का अभाव होता है। एक समूह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज राइट। औपचारिक समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि वे प्राकृतिक संरचनाएं जो सामाजिक संपर्क की आवश्यकता के जवाब में उत्पन्न होती हैं। और सेकंड है कि उनके पास अपने सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचनाएं व भूमिकाओं का अभाव होता है। उनका कर्मचारी के प्रदर्शन एवं व्यवहार पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, या फिर वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्धारित व्यवहारों द्वारा निश्चित होते हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है डी, वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समूह की विकास प्रक्रिया में पहली क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्नलिखित में से एक अस्थायी समूह की विकास प्रक्रिया में पहली क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है समूह की दिशा निर्धारित है। एक अनौपचारिक समूह की विशेषता होती है। क्या अनौपचारिक समूह की विशेषता क्या होगी? उसकी विशेषता होगी हमारी कि सामाजिक संपर्क की आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि बस उनको सिर्फ मिलना जुलना है, कोई उनके पास कोई आवश्यक कार्य नहीं होता। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द की पहचान कीजिए।
शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द की पहचान इसमें से हमारी है दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैहिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ए मुद्रा, बी संकेत या इशारे, तो सी ऑप्शन राइट है, दोनों में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का घटक नहीं है? तो गैर मौखिक संचार का घटक इनमें से नहीं है हमारा लिखित संप्रेषण। ठीक है, हमारी वेशभूषा संप्रेषण का एक उदाहरण है। किस संप्रेषण का? शाब्दिक। वो बोल तो नहीं रही वेशभूषा, वो गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। हैप्टिक्स अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो चेहरे की अभिव्यक्ति, संवाद करने के लिए स्पर्श, किसका? संवाद करने के लिए स्पर्श का उपयोग करता है हैप्टिक्स। स्पर्श का मीन जैसे कि अगर आप किसी से खुश हो गए हैं, किसी ने अच्छा काम किया, उसकी पीठ को थपथपाना, या फिर क्या होता है कि किसी को हक करना, ये सब क्या है? हमारे एक स्पर्श के रूप हैं, अशाब्दिक संचार का एक रूप है। अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है हैप्टिक्स। उसके बाद दिया गया है कि सांकेतिक भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सांकेतिक भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है हमारा? सांकेतिक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, ऑप्शन सी इज राइट। प्रोमिक्स किससे संबंधित है? प्रोमिक्स किससे संबंधित है? अशाब्दिक संचार। उसके बाद दिया गया कि गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। गैर मौखिक संचार का उदाहरण है हमारा जो यहाँ पर दिया गया है प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, प्रोक्सेमिक्स का मीन होता है कि इशारों से या फिर हाथ या किसी भी हाव भाव से संचार करना, एक दूसरे को कुछ बताना इशारों के जरिए। सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास। गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है स्थान, इशारे, शब्द, मौन। तो गैर मौखिक संचार में क्या शामिल नहीं है? क्योंकि वो तो गैर मौखिक है, उसमें शब्द की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया साइट्स पर आपकी प्रोफाइल छवि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आपकी एक तस्वीर। परेशान या हताश कॉल करने वालों से निपटने के लिए किस प्रकार की शिष्टाचार की आवश्यकता होती है? तो संयमित रहकर ही हम किसी से भी निपट सकते हैं। वे नियम हैं जिनका पालन सामाजिक संबंधों, व्यावसायिक संबंधों तथा कुछ व्यवसायों में किया जाता है। व्यवसायों में किया जाएगा तो व्यावसायिक शिष्टाचार ही होगा। अपना परिचय देते समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। केवल हमारा नाम, केवल उपनाम, केवल हमारा पदनाम, पहले नाम एवं उपनाम दोनों, यानी कि पहले नाम और सरनेम जो है दोनों बताना चाहिए। प्रत्येक कार्यस्थल में व्यवहार एवं दृष्टिकोण के मानदंडों का समूह होता है। तो बोर्ड द्वारा निर्देशित, स्वयं विकसित। प्रत्येक कार्यस्थल में व्यवहार एवं दृष्टिकोण हम स्वयं ही तो विकसित करेंगे, सो ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि नेटवर्क एवं शिष्टाचार शब्दों का संयोजन है। तो इनका संयोजन क्या कहलाएगा? इनका संयोजन कहलाएगा हमारा नेटिकेट्स। ओके, थैंक यू।